तत्तु कर्म यन्निबन्धाय सा विद्याया विमुक्ते आयासाया परम कर्म विद्यान्यासुल्क पुण्यम। अर्थात कर्म वह है जो बंधन से मुक्त करे, बंधन में ना बांधे, और विद्या वह है जो मुक्त करे। बाकी सभी कर्म तो निरर्थक हैं और बाकी सभी अध्ययन मात्र कारीगरी कौशल मात्र है। धन्यवाद। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजनकर्ता प्रोफेसर आरपी यादव जी, जो इस राजकीय महाविद्यालय के माननीय प्राचार्य हैं, और जिस इस संगोष्ठी में जिनका अभी उद्बोधन हम सभी को, मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ शिक्षा नीति के संदर्भ में, ऐसे परम सद्य आदरणीय प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी, जो माननीय कुलगुरु हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के, और हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते रहते हैं। और इस संगोष्ठी के माध्यम से अन्य वरिष्ठ शिक्षाविद, विद्वानगण, विद्यार्थीगण और अपने जो भारतीय शिक्षा मंडल के जो कार्यकर्ता गण और बंधु भगिनी, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। अभी जैसे कि अभी आदरणीय प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी ने इतना बहुत अद्भुत शिक्षा नीति के बारे में हम सबको बताया ही। शिक्षा नीति, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा किस लिए, यह क्वेश्चन मार्क बनके कभी कभी हम सबके सामने आता है। शिक्षा किस लिए? शिक्षा केवल पेट भरने के लिए? ऐसा नहीं है। शिक्षा मनुष्य को दी जाती है एक अच्छा मनुष्य बनाने के लिए। स्वगौरव, स्वभाषा, स्वभूषा, स्व संस्कृति, स्व परंपरा, स्वदेश, इस सबको प्रेरित करने वाली, इस सब से प्रेरित करने वाली, ये सब सिखाने वाली, एक्सीलेंस, उत्कृष्टता, ये भरने वाली, मन में भरने वाली, इस प्रकार की यह शिक्षा नीति हम सबके सामने आज आई है। और जब हम बात करते हैं तो शिक्षा की जब बात करते हैं हम, और शिक्षा नीति की बात करते हैं, नीति तो बन गई, जैसे कि सर ने भी बताया, भाई साहब ने बताया भी कि नीति तो बन गई, लेकिन इसका क्रियान्वयन हम सभी शिक्षक बंधुओं को करना है, देश भर के शिक्षाविदों को करना है। और पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने के लिए एक न्याय संगत, जैसे कि अभी सर ने बताया और आरपी यादव सर ने भी बताया अपनी भाषा में, अपने वक्तव्य में, कि एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वह है शिक्षा। और इस शिक्षा के लिए शिक्षा नीति हम सबके समक्ष आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में। नई शिक्षा नीति नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में। हम सभी जानते हैं कि 1968 में एक कोठारी कमीशन बना, इसके पश्चात 1986 में शिक्षा नीति बनी, और उसके बाद 1992 में एक अमेंडमेंट उसमें हुआ, और कुछ उसके पश्चात जब 2014 में जब एक सरकार बनी, उस सरकार के माध्यम से 17 जनवरी 2015 को तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थी स्मृति ईरानी जी, उन्होंने 33 बिंदु निकाल के दिए, और 33 बिंदुओं को उन्होंने समाज में शिक्षाविदों के सामने, विद्वानों के सामने रखा, और उन पर एक बहुत अच्छी चर्चा हुई। लगभग 5.5 वर्ष उस पर चर्चा हुई, मंथन हुआ, रिसर्च हुआ, ऐसे अनेक विद्वान, कुलपतिगण, डायरेक्टर, प्राचार्य, प्रिंसिपल, शिक्षकगण, ऐसे लोगों ने लगकर उसमें बहुत चर्चा किया, और ये सारा इतना अच्छा ड्राफ्ट निकल के हम लोगों के सामने आया। और हम सभी को पता है कि वो 29 जनवरी को शिक्षा नीति के रूप में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में हम सबके सामने आई। और इसमें हमारे भारतीय शिक्षण मंडल या अन्य जो शिक्षा समूह के संगठन है, उनका अभी बहुत बड़ा योगदान है। उनका भी, उनके माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, शिक्षाविदों के उनके अभिमत उनके इकट्ठे करना, उनको अभिमत भरवाना, ऐसे लगभग 5 लाख से अधिक अभिमत भरवाना पूरे देश से, ये भरने का कार्य भारतीय शिक्षा मंडल ने, भारतीय शिक्षा मंडल के कार्यकर्ताओं ने किया। इस शिक्षा नीति में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, ये हम सबको पता है।
और यह आमूलचूल परिवर्तन क्या हुआ, इसके लिए कुछ मुख्य बिंदु रखने के लिए मुझसे प्रोफेसर आरपी यादव जी ने ऐसा मुझसे कहा है। यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसको 27 अध्याय ऐसे और चार भागों में दी गई है और इसके 27 अध्याय हैं। अंग्रेजी में ये 66 पेज की है और हिंदी में 108 पेज की यह शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। वर्ष 1986 से लेकर आज 34 वर्ष हो गए। 34 वर्ष के बाद यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस देश में लागू हुई है और हम सबके सामने यह शिक्षा नीति आई है। और हम सभी जानते हैं कि इसके जो समिति बनी थी इसकी शिक्षा नीति के लिए, उसके इसरो के जो प्रमुख थे, पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में यह एक समिति बनी और उसके द्वारा यह शिक्षा नीति हम सबके सामने आई है। इसमें अपने भारतीय शिक्षा मंडल के एक अखिल भारतीय अधिकारी थे, श्रीमान जो अमरकंटक के कुलपति थे, इस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्रा के माननीय कुलपति हैं कट्टीमणि जी, वे भी इस के सदस्य थे और उन्होंने भी बहुत अध्ययन किया, मेहनत की और ऐसे करके सभी विद्वानों के अभिमत, विद्वानों के जो इसमें सुझाव आए थे वो संकलन करने का इसमें कार्य किया है। पहला जो इसमें जो बदलाव या पहला जो परिवर्तन हुआ है इसमें, वो है जो अभी तक इसका मंत्रालय का नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऐसे करके। मतलब जो इसका एक दृष्टि थी वो मानव संसाधन, जैसे कि अभी आरपी यादव सर ने बताया, मानव को संसाधन, ऐसा भाव, मानव एक संसाधन है, रिसोर्स है, इस प्रकार का भाव अभिप्रेरित होता था उससे, वो बदलने का कार्य इस शिक्षा नीति में हुआ है। अब उस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ऐसे हुआ है और यह एक दृष्टि परिवर्तन का कार्य हुआ है। और जब हम सभी इसके बारे में, शिक्षा नीति के बारे में जानना भी चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, अध्ययन भी करना चाहते हैं और इसकी आवश्यकता भी हमको लगती है, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, उन सबका जीवन बदलने का कार्य करने वाली ये शिक्षा आगे रहने वाली है। इसलिए इसके बारे में पढ़ना भी आवश्यक है, अध्ययन करना भी आवश्यक है, समझना भी आवश्यक, ऐसा लगता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका विरोध भी करते हैं या विरोध करने का प्रयास भी करते हैं, या कुछ अच्छा हो जाए तो उसका विरोध करते हैं। जैसे कि एक बहन थी महाराष्ट्र में, मराठी में, उन्होंने लिखा कि ये दलितों के लिए ये अच्छी नहीं है शिक्षा नीति, बिना पढ़े ही उन्होंने ऐसे बोल दिया। और अभी एक बहुत ही बड़े नेता हैं जो इसका उन्होंने अध्ययन किया, दूसरे विचार के नेता हैं, उन्होंने अध्ययन किया पूरा उसका, और अध्ययन करने के लिए उसमें क्या कमी है वो ढूंढने के लिए उन्होंने अध्ययन किया, पूरा रात भर के उन्होंने अध्ययन किया। और जो इस समिति के शिक्षा नीति जो समिति ने जिसने इसका अपना शिक्षा नीति हमारे सामने लाया, उसके उनका नाम मैं नहीं लूंगा, उनको वो फोन करते हैं वो नेता, वो कहते हैं कि मैंने इसका पूरा अध्ययन किया है और पूरा इसमें मतलब आपने ऐसा किया है कि इसमें कोई कमी नहीं है, इस प्रकार की ये शिक्षा नीति है। तो इस प्रकार की ये शिक्षा नीति आनंद देने वाली, अपने अपने पूर्वजों को बताने वाली, अपनी संस्कृति बताने वाली, अपने परंपरा को बताने वाली यह शिक्षा नीति है। मैं प्रारंभ करता हूँ स्कूल एजुकेशन से, स्कूली शिक्षा से। मैं कुछ जो मुख्य बिंदु है शिक्षा नीति के मैं बताने का प्रयास करता हूँ। विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ उसको स्किल, किसी न किसी एक स्किल से जोड़ने का कार्य, सीधा जोड़ने का कार्य इस शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया है। वो प्रारंभ जो शिक्षा है उसमें भी और उच्च शिक्षा में भी, स्कूली शिक्षा व स्कूली उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षाओं से जोड़ने का कार्य उसमें विद्यार्थियों किया जाएगा। और यदि विद्यार्थी ने स्कूल में ऐसा कुछ सीखा है जो रोजगार परक कह सकते हैं उसको उसकी रिपोर्ट कार्ड में उसको दिखाया जाएगा, उसको उस रिपोर्ट कार्ड में दिखाया जाएगा। इस प्रकार का ये प्रावधान है। और अभी तक जब हम बात करते हैं पुरानी शिक्षा नीति की, तो पुरानी शिक्षा नीति में जब आर्ट्स या म्यूजिक या क्राफ्ट्स या स्पोर्ट्स जैसे सब्जेक्ट जो हुआ करते थे, उस समय केवल वे सहायक ऐसे या एक्स्ट्रा करिकुलम का हिस्सा कहे जाते थे। लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब जो ये सारे जो पाठ्यक्रम हैं, ये जो कोर्स हैं, ये जो विषय हैं, ये मेन कोर्स का हिस्सा कहे जाएंगे। ये पहला परिवर्तन। ये दूसरा परिवर्तन, और आज जो सबसे अधिक जो चर्चा हो रही है वो है कि
एक स्कूली शिक्षा में स्ट्रक्चर था 12th क्लास तक 10+2 स्ट्रक्चर, कक्षा 1 से लेके कक्षा 10 और कक्षा 11 और कक्षा 12, 10 और 12 बोर्ड की परीक्षा। ऐसे इसमें परिवर्तन किया है 5+3+3+4, 5 अधिक 3 अधिक 3 अधिक 4 ऐसे करके। तो ये कुछ लोगों को लगता है कि टेक्निकल है, लेकिन समझने में बहुत आसान है। अगर हम पहला भाग पढ़ें, जो 4 भाग है इसके 5+3+3+4, तो पहला भाग है 5 वाला, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो पहले जो 5 साल हैं उसमें प्री प्राइमरी स्कूल के वो 3 साल, 3 साल में वो आंगनवाड़ी भी, इसमें पहले कक्षा 1 से प्रारंभ करते थे सरकारी विद्यालयों में, लेकिन उसको थोड़ा परिवर्तन किया है, उसमें आंगनवाड़ी भी जोड़ा है, आंगनवाड़ी प्री स्कूल और बाल वाटिका का उसको नाम दिया है। इसको प्रारंभिक 3 साल तक उसको देखेगा। और कक्षा 1 व कक्षा 2 को मिलाकर, जो प्री प्राइमरी स्कूल और ये कक्षा 1 व कक्षा 2 को मिलाकर एक फाउंडेशन स्टेज उन्होंने तैयार किया है। और उस फाउंडेशन स्टेज में नृत्य के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, खेल के माध्यम से, संगीत के माध्यम से उनको विद्यार्थी को गिनना सिखाना, जोड़ना सिखाना, बैठाना सिखाना, ऐसा करके ये एक फाउंडेशन स्टेज बनाने का कार्य किया है। और कक्षा 1 और कक्षा 2 में ऐसा परीक्षा नाम का परीक्षा ऐसा नहीं रहेगा, इस प्रकार का ये काम किया है। और एक अभी जो बहुत महत्वपूर्ण जो विषय अभी जो चल भी रहा है, मातृभाषा, जैसा कि अभी अपने प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी ने बताया भी वो। और मातृभाषा जो कक्षा 5 तक की जो अपनी प्राइमरी की जो अपनी शिक्षा रहेगी, उस शिक्षा में जो शिक्षा रहेगी वो मातृभाषा या क्षेत्र भाषा या प्रांत की भाषा में ऐसी रहेगी, ऐसा उसमें उल्लेख ये बात की गई है। और तो मातृभाषा में रखले के नाम क्या रहेंगे वो अभी बताया भी, अभी इसमें मुझसे पहले उन्होंने बताया भी, लेकिन वो नीति में भी है। उसका IQ लेवल कैसे बढ़ेगा, उसका भावनात्मक जो जुड़ाव है वो कैसे होगा, वो भावनात्मक जो विकास है, संस्कृति से जो जुड़ाव है, वो उसकी बुद्धिमत्ता कैसे बढ़ेगी, वो सारा बहुत अच्छे से उस नीति में लिखा हुआ है। और उसमें एक यह भी बात है कि भाषा हम थोपेंगे नहीं, मातृभाषा में है करने का प्रावधान है, करेंगे, लेकिन मातृभाषा या भाषा या हम थोपेंगे नहीं। अगर कोई अभिभावक चाहते हैं कि वो उनका जो बच्चा है या बालक है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ सकते हैं, उनको वो अगर उनको लगता है कि इंग्लिश मीडियम पढ़ना है तो वो पढ़ा सकते हैं, ऐसा उसमें स्वतंत्रता दी गई है। क्योंकि एक अभी कर्नाटक सरकार में कन्नड़ में उन्होंने मातृभाषा में कर दिया था, और स्कूल शिक्षा कक्षा 5 तक, तो वहाँ के कुछ लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन हो गया कि ऐसे भाषा आप थोप नहीं सकते। तो इस प्रकार का ये है कि आप भाषा थोप नहीं सकते। और दूसरा है, जो दूसरा भाग है वो 5+3, तो तीसरा जो है वो कक्षा 3 को 5 की तैयारी में विभाजित किया है। और उसमें कक्षा 4 व 5 में लेखन कौशल, जो राइटिंग स्किल है, उस पर ध्यान देने की बात उसमें की गई है मुख्य रूप से। और इसके बाद जो तीसरा भाग आता है वो है 5+3+3, तो तीसरा जो भाग है मध्य चरण, उसमें कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 इस प्रकार से रहेगा। और इसमें बहुत अच्छा जो परिवर्तन किया है वह किया है कक्षा 6 में, कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स प्रारंभ करने की बात की है। और इसके लिए जो इच्छुक छात्र हैं वो उनको, जैसे अपने कभी कभी क्या होता है कि कक्षा 8 तक कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और कुछ किसी कारणवश, किसी आर्थिक कारणवश वो कक्षा 8 के बाद अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कक्षा 8 तक उनको वोकेशनल शिक्षा देने के बाद जो वोकेशनल उनको कुछ हाथ से कुछ कर सके, वो अपना जीवन यापन कर सके, इस प्रकार की शिक्षा देने के कार्य कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 में करने का प्रावधान ऐसा है। और जो इच्छुक छात्र हैं कक्षा 6 से, उनको इंटर्नशिप कराई जाएगी, ऐसा भी है। उनको किसी ऐसी कोई संस्था जो इंटर्नशिप कराती है, या ऐसी कोई फैक्ट्री रहेगी या ऐसी कोई कंपनी, वहां उनको इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, इस प्रकार का प्रावधान है। और इसलिए इसमें जो कक्षा 8 तक जो विद्यार्थी ऐसा करेगा, जो इसमें इस प्रकार से कक्षा 8 के बाद अगर नहीं पढ़ सकता है, वो कम से कम अपना जीवन यापन का कार्य कर सकता है, जीवन यापन के कार्य में बाधा नहीं रहेगी। ये एक अच्छा काम, परिवर्तन बहुत अच्छा किया है। तो चौथा भाग है वो है 5+3+3+4, अंत में जो भाग है चौथा वो है 4।
कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और 12। इस प्रकार से इसमें बहुत अच्छा एक परिवर्तन जो किया है वो परिवर्तन है कि इसमें 25 ये सेमिस्टर वाइज इसको किया है इन्होंने। और ये जो 4 वर्ष रहेंगे 9, 10, 11, 12, 10 और 12 में बोर्ड परीक्षा रहेंगी, उनको भी रखा है उन्होंने। और 25 अन्य विषय रहेंगे और 15 वोकेशनल विषय रहेंगे। ये बहुत अच्छा परिवर्तन किया है। और उसमें एक सेमिस्टर में 3 ऐसे विषय रहेंगे और 2 प्रैक्टिकल विषय रहेंगे। वो प्रैक्टिकल विषय जो रहेंगे वो इंटर्नशिप के माध्यम से भी रहेंगे। इस प्रकार का प्रावधान है। और सबसे अच्छा जो कार्य यहाँ किया है वो इंटीग्रेटेड और मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की है। मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कक्षा 9वीं में अब उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि उनको साइंस लेना है, वो साइंस के साथ वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है। वो फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, या दूसरे जो भाषा है वो आर्ट के विद्यार्थी हैं वो साइंस नहीं पढ़ सकते, अब ऐसा नहीं है। उसको मल्टी डिसिप्लिनरी का काम किया है यहाँ पर। और इसलिए कक्षा 9 और 6, अगर कक्षा 9 में अगर 6 विषय हैं तो 2 उसमें भाषा के विषय रहेंगे, बाकी जो 4 अन्य विषय हैं वो अपने रुचि के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार वो विषय सेलेक्ट कर सकता है। उसमें भी एक किया गया है। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में एक एडवांस रहेगा और एक उससे थोड़ा मिडिल भी रहेगा। अगर ज्यादा उनको लगता है कि मेरे पास मैथमेटिक्स है, मैं एडवांस नहीं पढ़ सकता, तो वो मिडिल, उससे जो नीचे वाला जो मैथमेटिक्स है वो उसको ले सकता है। इस प्रकार का एक क्रांतिकारी बदलाव इस शिक्षा नीति में किया है। और एक बहुत अच्छा जो परिवर्तन किया है वो किया है असेसमेंट का। जो स्कूल एजुकेशन में जो असेसमेंट मेथोलॉजी है उसको चेंज किया है। 10th और 12th में जो बोर्ड की परीक्षा है वो रहेंगे, लेकिन जो तरीका है वो बदल जाएगा। वो असेसमेंट का जो तरीका है बिल्कुल परिवर्तन करने का कार्य इस शिक्षा नीति ने किया है। केवल स्मरण शक्ति के आधार पर परीक्षा नहीं होगी। अब केवल स्मरण कर लिया और परीक्षा दे दिया, परीक्षा में पास हो गए, ऐसा नहीं है। अब नॉलेज बेस्ड, लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट, इस प्रकार का असेसमेंट रहेगा। यानी कि निरंतर रचनात्मक आकलन रहेगा। मतलब केवल पहले जो हो रहता था कि वर्ष में एक बार स्कीम आ जाएगी, एक सप्ताह में परीक्षा हो जाएगी, अब ऐसा नहीं है। निरंतर उसका आकलन विद्यार्थी का रहेगा। मतलब 1 माह में, महीने महीने भी वो चलता रहेगा। ये बहुत रचनात्मक कार्य जो किया है। महीने महीने जो है वो परीक्षा होती रहेगी, यानी कि रेगुलर एक्टिविटी बेस्ड परीक्षा होगी। इस प्रकार का ये प्रावधान इस शिक्षा नीति में किया है। और जो इसका मेजर परिवर्तन जो हमें ध्यान में आएगा वो ध्यान में आएगा कि परीक्षार्थी या विद्यार्थी के मन से जो परीक्षा का जो भय है, जो भय का वातावरण उसके परिवार में और उसके मन में बनता था, वो भय खत्म हो जाएगा। और जो दूसरा जो है कि अभिभावक या माता पिता क्या करते थे कि जब रिजल्ट आता था, जब परीक्षा का जो उसका परिणाम आता था, तो उस समय तुलना किया करते थे कि मेरे बेटे के 96% हैं और आपके बेटे के 94 हैं, और किसी के 86 है, किसी के 60 है, किसी के 50% रह गए। तो अपने बालक को वो इस प्रकार की बातें करते थे, तो वो उससे कहीं ना कहीं वो उसके मन में ऐसी बातें बैठती थी कि ये कैसे हो गया, ये क्या हुआ। ये सारी चीजें अब नहीं रहेगी। अब ये तुलना का जो कार्य है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब क्रेडिट का कार्य, क्रेडिट ऐसा शब्द दिया है उन्होंने, वो उनको अब अंक नहीं मिलेगा, उनको क्रेडिट मिलेगा। और इसलिए उन्होंने क्रेडिट बैंक निर्धारित किया है। और अंक के आधार पर तुलना खत्म करना ये खत्म हो जाएगा। और इसके कारण एक विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा कार्य है। बहुत सभी लोगों की जो चिंता जो है वो चिंता खत्म करने वाला कार्य वो खत्म हो जाएगा। जो विद्यार्थी परीक्षा का परिणाम आने के बाद जो ऐसा कुछ ऐसी हरकतें या कुछ घटनाएं करते थे, जैसे आत्महत्या जैसी वो सोच लेते थे मन में, वो सारा खत्म होने वाला है। ये शिक्षा नीति ने इतना अच्छा बदलाव किया है। और 12वीं पास करने के लिए कितना क्रेडिट होगा वो इकट्ठा करना पड़ेगा, वो उसमें नीति में है ही। और आप उसको अगर लगता है कि जैसे सेमेस्टर परीक्षा रहेगा, इसमें कक्षा 9, कक्षा 10, 11 और 12 ऐसे करके लगभग 8 सेमेस्टर रहेंगे। और अगर किसी विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि वो इस परीक्षा को, पूरी बोर्ड परीक्षा वो 6 सेमेस्टर में दे सकते हैं, तो वो दे सकते हैं, उनको स्वतंत्रता है। और अगर वो देना चाहें तो 8वें सेमेस्टर में देना चाहें वो दे सकते हैं। और ये क्रेडिट कब तक इकट्ठा करना चाहे वो भी कर सकते हैं।
और इसलिए वो विद्यार्थी 2 वर्ष में, 4 वर्ष में अथवा 6 वर्ष में जब तक वो क्रेडिट ले सकता है, वो तब तक उसको उत्तीर्ण कर सकता है। इस प्रकार का प्रावधान इस शिक्षा नीति में है। और यदि हम उच्च शिक्षा की जब बात करेंगे तो उच्च शिक्षा नीति में भी इसी प्रकार से बहुत अच्छा परिवर्तन करने को देखने को हम लोगों को मिलता है। और इस नीति में जो एक सबसे बड़ी जो बात की है वो की है, शिक्षा नीति में मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट ऐसी इसको मंजूरी दी है। वो मतलब जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें किसी विद्यार्थी की या किसी जो पढ़ाई कर रहा है उसकी शादी के कारण या किसी कोई स्वास्थ्य समस्या के कारण या कोई आर्थिक तंगी के कारण या कोई पारिवारिक समस्या के कारण अगर वो पढ़ाई उसकी बीच में छूट जाती है, इसके लिए पुरानी शिक्षा नीति में कोई प्रावधान नहीं था। अगर उसने बीएससी फर्स्ट ईयर किया और बीएससी फर्स्ट ईयर करने के बाद वो उन्होंने छोड़ दिया, तो पुरानी शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग वो उनके पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि वो सेकेंड ईयर फिर से कर सकते हैं। लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह एक अच्छा प्रावधान दिया है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यदि किसी विद्यार्थी ने फर्स्ट ईयर उत्तीर्ण किया तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर दूसरा साल उसने उत्तीर्ण किया तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। तीसरा या फोर्थ या 3 साल या 4 साल में उसको डिग्री की डिग्री मिलेगी। इस प्रकार का इसमें ये प्रावधान किया गया है। और अगर कोई विद्यार्थी जैसे उसने 3 साल का बीएससी किया या इतिहास से कोई वो रिसर्च करना चाह रहे हैं और वो रिसर्च उन्होंने किया और कोई अच्छा कुछ शोध दिया और वो 4 साल का उन्होंने किया वो ऑनर्स के रूप में, तो अगर वो 4 साल उसको करते हैं तो उनको जो पीजी कोर्स है उनको 1 साल का वो पीजी कोर्स रहेगा। इस प्रकार का प्रावधान इस शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के लिए किया गया है। और सबसे बड़ी जो समस्या आती थी हमारी जो बहनों की जो शादी हो गया या विवाह हो गया फिर उनकी पढ़ाई छूट जाने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रही है, तो उन सबके लिए बहुत अच्छा ये प्रावधान करने का अच्छा कार्य किया है। और इसमें एक बहुत बड़ा अच्छा जो कार्य किया है वो किया है कि विद्यार्थी बीच में छोड़कर कोई दूसरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और उस कोर्स को खत्म करने के बाद इस कोर्स को जो पुराना जो कोर्स था उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रावधान है। अभी जैसे कि अभी माननीय कुलगुरु जी ने बताया कि जैसे इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, इलेक्ट्रिकल का विद्यार्थी है या कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। म्यूजिक के अगर उसको अध्ययन करना चाहता है तो म्यूजिक सीखना चाहता है तो म्यूजिक वो ले सकता है। इस प्रकार का इसमें मल्टी एंट्री इन्होंने किया है। और रिसर्च करने वाले ऐसे विद्यार्थी तो रिसर्च में जाने वाले हैं वो 3 साल की डिग्री के साथ एमए करने के बाद वो एमफिल करना अब वो ऐसा बोलेंगे कि एमफिल को खत्म कर दिया है। इस प्रकार का कार्य इस शिक्षा नीति में किया है। और इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री की भी बात उन्होंने की है। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ऐसा एक गठन करेंगे और उसके द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में कॉमन एंट्रेंस का ऑफर दिया जाएगा। इस प्रकार का एक अच्छा परिवर्तन इस शिक्षा नीति में किया है। और पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन ये किया जाएगा। और जब हम शिक्षा नीति में परिचय में प्रारंभ में पढ़ेंगे तो पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 में ऐसे अपने विद्वान अपने ऐसे आर्यभट्ट, चाणक्य, शंकर देव जी ऐसे लोगों का उसमें शिक्षा नीति में नाम से लिखा हुआ है। तो ऐसा करके अपने भारतीय जो ज्ञान पद्धति थी उसको भी शामिल करने का कार्य ये शिक्षा नीति कर रही है। और एक बहुत अच्छा प्राइवेट स्कूलों के लिए भी इन्होंने एक प्रावधान रखा है शिक्षा नीति में। और उसमें प्राइवेट स्कूल को मनमाने तरीके से फीस लेते हैं या फीस बढ़ा देते हैं, उस पर भी रोक लगाने की सिफारिश इस शिक्षा नीति में है। ये अभिभावकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा प्रावधान ऐसा मुझे लगता है। और आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा परिवर्तन उच्च शिक्षा में किया है इस नीति में। आने वाले दिनों में भाषा को नीति के रूप में उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं में करेंगे। यानी कि जो उच्च शिक्षा में जो पाठ्यक्रम है उसका अनुवाद भारतीय भाषाओं में भी करने के लिए IITI ऐसे एक संस्थान, इंस्टीट्यूट ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इसका संस्था का निर्माण भी ये शिक्षा नीति करने की सिफारिश कर रही है, उसका कराया जाएगा। इसलिए कुछ लोगों का जो कहना है कि
इंग्लिश मीडियम में प्रारंभिक शिक्षा रहनी चाहिए, बाद में समस्या होगी, तो वो सारी समस्या भी इस उच्च शिक्षा में इस प्रावधान के कारण वो समस्या भी खत्म होने का ऐसा लगता है। और जो सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय आता है, एक जो अध्याय 6 में देखने को मिलता है, सामाजिक समावेश। ऐसे लोग, ऐसे समाज के लोग जो सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, दिव्यांग हैं, या आपराधिक श्रेणी में आकर ऐसे जेल चले गए या अपराधी बन गए, वो विद्यार्थी, वो बच्चे छोटी आयु में वो किसी कारणवश किसी गलत संगति के कारण वो फंस गए, उनको, उनके ऊपर भी ध्यान देने का कार्य ये शिक्षा नीति कर रही है। महिलाओं के लिए, महिलाओं का जो अनुपात है वो कैसे बढ़े, महिलाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर, उनकी भी चिंता करना, मतलब वो ट्रांसजेंडर वो भी अपने समाज का अंग हैं, वो उनको भी आगे आना चाहिए, महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, दिव्यांग को आगे आना चाहिए, ऐसे सामाजिक लोग जो हैं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको आगे आना चाहिए, उनकी चिंता का कार्य इसमें किया, जिनका कोई आधार नहीं है, ऐसे लोग जो वंचित हैं और जिनकी बौद्धिक क्षमता कम है, ऐसे लोगों को स्पेशल अटेंशन देने की बात इस शिक्षा नीति में की है। और इस शिक्षा नीति में विशेष स्कॉलरशिप की बात भी की गई है। उनको, ऐसे लोगों को जो आर्थिक रूप से परेशान हैं, आर्थिक रूप से जो तंग हैं, ऐसे लोगों को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। और इसमें प्रयास ये किया गया है कि ऐसे आदिवासी, वनवासी, ऐसे सभी लोग कम से कम कक्षा 8 तक वे पढ़ाई करें। इस प्रकार का ये प्रावधान इसमें है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा विषय है, जो पूरा शिक्षा का जो विषय, जो शिक्षा है, जो शिक्षा जिसके ऊपर केंद्रित है, वह है शिक्षक। और शिक्षक की गुणवत्ता के लिए इस नीति में लगभग 4 स्थानों पर इस शिक्षा नीति में बात की गई है। और ऐसे जो विद्यार्थी जो वास्तव में शिक्षक बनना चाहते हैं, वो 12वीं ही कक्षा में तय कर ले कि मुझे शिक्षक बनना है, ऐसा इस शिक्षा नीति में अपेक्षित है। और पूरे भाव के साथ शिक्षक बने, एक प्रोफेशनल शिक्षक बने, इस प्रकार का ये शिक्षा नीति में एक प्रावधान और अपेक्षा की गई है। और जब इसमें अभी मैंने बताया कि आंगनबाड़ी में प्री प्राइमरी स्कूल के लिए 12th पास ऐसे विद्यार्थी को शिक्षक वहां कर सकते हैं, जो भी उनकी अर्हता रहेगी, लेकिन उसको चाइल्ड साइकोलॉजी का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस प्रकार का प्रावधान इस शिक्षा नीति में है। और इसके लिए उच्च शिक्षा में जो पहले नहीं था, जैसे जो शिक्षक की भर्ती है, या अभी हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर ऐसा बोलते हैं, और अध्यापक की जो शिक्षण है, अध्यापक शिक्षण की बात की गई है, यानी कि उसका प्रशिक्षण की बात की गई है। उसको 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक का उसका इंडक्शन कोर्स करना पड़ेगा। इस प्रकार का ये प्रावधान इस शिक्षा नीति में है, यानी कि शिक्षण विधि के बारे में उनको पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने की विधि क्या है वो सारा उनको पढ़ाया जाएगा, विद्यार्थी की मानसिकता क्या क्या होती है, ये सारी बातें उसको उस प्रशिक्षण के माध्यम से उसको बताई जाएगी। इस प्रकार का ये शिक्षा नीति में ये कुछ परिवर्तन है। और मेरा भी समय समाप्त होने वाला है, मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा। 2 वर्ष का, हम सभी जानते हैं कि 2 वर्ष का बीएड का कोर्स चलता है या चलता था। अब ये ऐसा नहीं है, अब इसको परिवर्तन करके 4 वर्ष का बीएड ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार की बात इस शिक्षा नीति में की गई है। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो किया है, वो क्लस्टरिंग करने का कार्य जो किया है, वो किया है, केवल बीएड कॉलेज ही नहीं, अन्य विषय भी उसमें रखने होंगे, यानी कि बहुशाखीय होंगे। अब जो बीएड कॉलेज हैं वो बहुशाखीय भी होंगे, यानी कि उनमें साइंस भी पढ़ेगा, कला भी, कॉमर्स भी, ये सारे विषय भी रखने का ये प्रावधान उसमें किया गया है। और जब हम बात करते हैं तो एक बहुत अच्छा एक विषय ध्यान में आता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब तक हम सब देखते हैं कि अब तक 4.43 जीडीपी का ये पुरानी शिक्षा नीति में था, इतना खर्च करने का प्रावधान था, लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का ये प्रावधान है। ये बहुत अच्छा प्रावधान है। जैसे कि अभी बताया सर ने, एनआरएफ ने, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये बनके तैयार कर दिया सरकार ने, और ये जो बनके तैयार हुआ है, इसका 22,000 करोड़ देने का प्रावधान इसके लिए कर भी दिया, और 200 करोड़ दे भी दिया। इस प्रकार का ये रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एनआरएफ का जो कार्य किया है, वो बहुत अच्छा कार्य किया है। इसको रिसर्च से बहुत बढ़ावा मिलेगा।
और जो अंत में एक जो विषय है, जो नीति तो आ ही गई, शिक्षा नीति बन के हम सबके आ गई है, आनंद देने वाली है, अपने संस्कृति को बढ़ावा देने वाली है, अपनी परंपरा को बढ़ावा देने वाली है, और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा नीति इस प्रकार की शिक्षा नीति है। बहुत सभी विद्वानों ने, शिक्षाविदों ने, माननीय कुलपतिगणों ने इसका स्वागत किया है। लेकिन अब ये सबसे बड़ा एक जो महत्वपूर्ण जो काम है वो है इसका इम्प्लीमेंटेशन का, क्रियान्वयन का। वो हम सभी को मिलकर इसका क्रियान्वयन कैसे हम लोग कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे प्रारंभ में प्रोफेसर आरपी यादव जी ने बताया कि इससे चर्चा के बाद जो विषय या बिंदु निकलेंगे उनको हम सरकार को भेजेंगे, और हम जानते हैं कि प्रदेश में इसके क्रियान्वयन के लिए एक पूरी एक समिति बनी है, जिसमें अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय शिक्षा मंडल के प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, जो माननीय कुलगुरु थे इस अवध यूनिवर्सिटी के, वो भी समिति में है। और इसका संकलन करके हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जो एक्शन पॉइंट्स हैं उनको लिखकर, वो चाहे वो स्कूल एजुकेशन का हो, चाहे हायर एजुकेशन का हो, चाहे वो कोई सामाजिक समावेश ऐसे कोई विषय का हो, उनको हम लिखकर उनको भेज सकते हैं। मतलब जो अपना जो मुख्य कार्य है वो अब है क्रियान्वयन का, इम्प्लीमेंटेशन का। उसको करने के लिए हम लोग अपने एक्शन पॉइंट्स या अपने जो सुझाव है वो हम लोग भेज सकते हैं सरकार को। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी।